यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में हम चैप्टर नंबर 6 का कर रहे हैं। विद्युत परिपथ चैप्टर कर रहे हैं और इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो और आया था जिसमें आपको किरचॉफ के नियम के बारे में बताया गया था। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम ये हम पीछे कर चुके हैं, जो आगे आने वाले टॉपिकों में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। तो जो अपना आज का टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु। तो ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। तो देखना क्या था व्हीटस्टोन सेतु। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यह व्हीटस्टोन सेतु बनाया गया था। जैसे कि अपने पास ये मान लेते हैं, अपने पास कोई भी 4 प्रतिरोध है या इस प्रकार से अपने पास कोई 4 प्रतिरोध है। हमें इसका मान दिया है, इस प्रतिरोध का मान दिया है, इस प्रतिरोध का मान दिया है और इस प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। तो किस प्रकार से हम इस प्रतिरोध का, ये जो 4 नंबर प्रतिरोध है, इसका मान हम निकाल सकते हैं, उसके लिए एक युक्ति बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। यानी कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो समांतर चतुर्भुज क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान जो ज्ञात किया जाता है और वो जो युक्ति बनाई गई थी उस युक्ति को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, जो एक इंग्लैंड का वैज्ञानिक था एक जिसका नाम था प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन। और ये 1842 में बनाया गया था। तो 1842 में 4 प्रतिरोध को जोड़कर एक अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें निकालना था और वो एक युक्ति बनाई गई थी। उस युक्ति को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, जो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन सेतु, उसके द्वारा 1842 में बनाई गई थी। तो अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले की स्थापना हम यहाँ पर करेंगे। इसकी बनावट भी देखेंगे, इसके कार्य विधि देखेंगे, कंप्लीट काम इसके लिए अब हम करेंगे। तो देखना किस प्रकार से ये बनाया गया था, किस प्रकार से ये युक्ति थी। तो सारी चीजें हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर, कंप्लीट काम इस टॉपिक के लिए हम करेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने 1842 में 4 प्रतिरोधों एक धारामापी तथा एक सेल को जोड़कर, देखना बनाएंगे, कंप्लीट काम करेंगे। आप पहले देखते जाओ क्या क्या होता है। व्हीटस्टोन ने 1842 में 4 प्रतिरोधों, एक धारामापी तथा एक सेल को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। जिसकी सहायता से
किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यह तो इसके बारे में है, परिभाषा इसकी हो गई है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था प्रोफेसर व्हिटस्टोन। उसने 1842 ईस्वी में क्या किया था कि 4 प्रतिरोध, एक धारामापी और एक सेल को एक विशेष प्रकार से इसको जोड़ा था, और उसी को जो व्यवस्था को हम बोलते हैं व्हिटस्टोन सेतु, और जिसकी सहायता से हम एक किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। बनावट, और वो जो 4 जो प्रतिरोध थे उसको इसने एक समांतर चतुर्भुज क्रम के रूप में व्यवस्थित किया था, यानी कि इस प्रकार से। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज क्रम में चारों प्रतिरोधों को इसने लगा दिया था। एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा रहे हैं, एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध यहाँ पर, और एक प्रतिरोध यहाँ पर। और ये इसका विकिरण है, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ए बी सी डी है। जो विकिरण है ए और सी, इसके बीच में जुड़ा हुआ होता है एक सेल, और एक लगाते हैं कुंजी। ये सेल है और ये कुंजी है K1। और जो विकिरण B और D है, जो विकिरण BD है, उसके बीच में एक धारामापी जुड़ा हुआ होता है, और साथ में लगाते हैं कुंजी K2। कुंजी K2 लगाते हैं, और ये प्रतिरोध लगाते हैं इसमें P, Q, R और S। तो इस प्रकार से इसकी बनावट है कि इसमें एक समांतर चतुर्भुज क्रम के रूप में, समांतर चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध है, P, Q, R, S को लगा दिया है। जो विकिरण की भुजा A और C है उसके बीच में एक तो लगाते हैं सेल और एक कुंजी K1, और जो विकिरण की भुजा B, D है उसके बीच में एक धारामापी और कुंजी K2 लगी हुई होती है। तो सारी बातें हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 प्रतिरोधों, ये सारी बात आपको बनावट में लिखनी है। 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को समांतर चतुर्भुज ABCD के रूप में व्यवस्थित करते हैं। 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S। P, Q, R, S हो गया है। इसको समांतर चतुर्भुज ABCD के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। विकिरण की भुजा A और C के बीच में एक सेल तथा एक कुंजी K1 लगाते हैं। विकिरण की भुजा A तथा C, AC के बीच में एक सेल तथा एक कुंजी K1 लगाते हैं, तथा एक कुंजी K1 लगाते हैं, तथा विकिरण की भुजा BD के बीच में, तथा विकिरण की भुजा
ये विकिरण की भुजा बी और डी है। विकिरण की भुजा बी डी के बीच में क्या जोड़ रखा है? एक धारामापी तथा कुंजी के टू। विकिरण की भुजा बी डी के बीच में एक धारामापी तथा कुंजी के टू को जोड़ा जाता है। ये इसकी बनावट हो गई है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इन समांतर चतुर्भुज भुजा ए बी के बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया है P और भुजा बी सी के बीच में एक प्रतिरोध Q लगा दिया है। ए डी के बीच में एक प्रतिरोध R और सी डी के बीच में एक प्रतिरोध S। जो विकिरण की भुजा ए सी है उसके बीच में एक लगाना है सेल और एक लगानी है कुंजी K1। और जो विकिरण की भुजा बी डी है उसके बीच में एक लगाना है धारामापी और एक लगानी है कुंजी K2। यह आपको बनावट में लिखना है। अब हम करेंगे इसकी कार्य विधि और इसका सिद्धांत। तो उसके लिए देखना हम क्या करेंगे, ये सेल का है पॉजिटिव सिरा और ये सेल का है नेगेटिव सिरा। तो धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो इसमें धारा बह रही है I। धारा I बह रही है, यहाँ तक भी धारा I ही रहेगी। लेकिन जैसे ये धारा बिंदु A पर पहुंचेगी, ये जो बिंदु A है ये रहा बिंदु A, जैसे ही धारा बिंदु A पर पहुंचेगी ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक रास्ता तो इसका ये है और एक रास्ता ये है। इस रास्ते पर हम मान लेते हैं कि धारा जो जा रही है वो जा रही है I1 और इस रास्ते पर जो धारा जा रही है वो हम मान लेते हैं I2। ठीक है, ये धारा है यहाँ तक तो I1 ही रहेगी, ये है I1 और ये जा रही है I2। ठीक है, यहाँ तक ये सेल है, इस सेल से धारा जा रही है I। यहाँ तक धारा सिर्फ ए बिंदु तक धारा I रहेगी, लेकिन ए बिंदु के बाद में ये इसके दो रास्ते हो रहे हैं। एक रास्ता तो डी की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता जा रहा है बी की तरफ। तो धारा है दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग हो जाएगा I1 और एक भाग हमने मान लिया है I2। अब देखना ये धारा बिंदु बी के बीच ऊपर पहुंचकर और ये I2 डी के ऊपर पहुंचकर, तो बिंदु बी के ऊपर पहुंचकर ये दोबारा से दो भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग तो इसका इस साइड हो जाएगा और एक भाग चला जाएगा इस साइड, है ना। तो इस साइड जो जा रहा है उस धारा को हम मान लेते हैं, जो धारा मापी में जा रही है वो हम मान लेते हैं IG। ठीक है, जो धारा मापी में जो धारा जा रही है उसको हमने मान लिया है IG। तो ये धारा कितनी हो जाएगी? I1 माइनस IG इतनी होगी, क्योंकि हम जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसे पढ़ चुके हैं कि संधि बिंदु की तरफ आने वाली धारा प्लस और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा माइनस। तो देखना ये I1 है, I1 ये संधि बिंदु की तरफ आ रही है तो ये तो होगा प्लस में, और जो IG है ये देखना संधि बिंदु से दूर जा रही है, तो संधि बिंदु से दूर जा रही है उसको हम लिखते हैं माइनस से। तो I1 माइनस IG, I1 माइनस IG धारा है जो प्रतिरोध Q में से होकर जा रही है। ठीक है, ये है IG है। अब ये है I2 और ये है IG, तो इसमें धारा कितनी जाएगी? बिंदु D से होकर। तो आप देख सकते हो I2 भी संधि की तरफ है और IG भी संधि की तरफ है, तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो जाएगी I2 प्लस IG। ठीक है, अब बिंदु अगर हम C के ऊपर धारा देखें तो ये भी आ रही है C पर और ये भी आ रही है C पर, यानी कि कहने का मतलब ये है I1 माइनस IG ये भी संधि बिंदु की तरफ आ रही है और I2 प्लस IG भी संधि बिंदु की तरफ आ रही है, I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल, कितना बचेगा? I1 प्लस I2। और हमें पता है I1 प्लस I2 किसके बराबर में है? I के। तो यहाँ से धारा उल्टी कितनी चली जाएगी? I ही चली जाएगी। I आई थी अपनी और I ही इसके अंदर चली गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर जो पूरा का पूरा काम किया है ये हमने सही काम किया है। क्योंकि देखना एग्जाम्पल के लिए हमने ये माना है कि जो सेल है इस सेल से धारा कितनी जा रही है? I धारा इससे जा रही है। तो ये धारा I बिंदु A पर है, ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो I1 और एक I2, यानी कि जो I1 I2 है वो किसके बराबर में है? I के तो बराबर में है। तो I1 प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर I लिख सकते हैं, क्योंकि I तो दो भागों में बटा है।
तो I1 प्लस I2 को लिख सकते हैं I। तो ये धारा I1 है, बिंदु B तक पहुंची, I2 बिंदु B तक पहुंची। तो जैसे ये I1 बिंदु B पर पहुंचेगी, इसको दो मार्ग मिलेंगे, आप देख सकते हो, एक रास्ता तो ये रहा और एक रास्ता ये रहा। हमने ये मान लिया है कि जो धारा मापी में जा रही है वो जा रही है IG, और इसमें कितनी जाएगी I1 माइनस IG, जो हम किरचॉफ के प्रथम नियम से निकाल सकते हैं कि संधि बिंदु की तरफ जाने वाली धारा प्लस और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा माइनस। तो I1 तो संधि बिंदु की तरफ आ रही है और ये IG है, ये संधि बिंदु की से दूर जा रही है, तो I1 माइनस IG। तो ये जो प्रतिरोध आर में धारा जाएगी I1 माइनस IG। ठीक है। अब ये बिंदु D है, इसमें ये IG आ रही थी, इससे I2 आ रही थी, दोनों संधि बिंदु की तरफ आ रही है, तो इसमें जाएगी I2 प्लस IG। अब बिंदु अगर C पर देखना जाए कितनी धारा गई, तो ये भी अंदर C पर आ रही है और ये भी C पर आ रही है, इसको हम जोड़ेंगे तो I1 माइनस I2 और I1 माइनस I2 I के बराबर में है। तो I तो हमने धारा सेल से जा रही है और I इसके अंदर आ रही है, यानी कि इसके अंदर जो हमने काम किया है वो अपना कंप्लीट काम सही किया है। अब हम इसकी कार्य विधि और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम इसकी कार्य विधि की बात करेंगे और जो फॉर्मूला आएगा अपना उसकी बात करेंगे। लेकिन चित्र को रहने देते हैं, बाकी को यहाँ पर मिटा देते हैं। एग्जाम में आए तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, इसकी बनावट लिखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इसके कार्य विधि और सिद्धांत की। तो कार्य विधि और सिद्धांत भी एग्जाम के अंदर आपको लिख के आना पड़ेगा। अब हम हेडिंग डालते हैं, अपने बनावट हो गई है, अब है कार्य विधि तथा सिद्धांत। कार्य विधि तथा सिद्धांत। देखना कार्य किस प्रकार से कार्य करेगा। जब हम ये जो कुंजी K1 है, इस कुंजी K1 में पलक लगाते हैं, ध्यान से सुनना है किस प्रकार से कार्य विधि आपको लिखनी है, थोड़ी देर में आपको यहाँ पर लिख के भी बता देंगे। जैसे ही कुंजी K1 में हम पलक लगाते हैं तो इस सेल से धारा बहनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये धारा जो I है बिंदु A पर पहुंचकर दो भाग I1 तथा I2 में विभाजित हो जाती है। ये धारा I1 तथा I2 है, ये बिंदु बिंदु B तथा D पर जाकर पुनः दो भागों में विभाजित होती है। तो फिर जैसे बिंदु ये जो B पर जाती है, इसमें धारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो IG और एक I1 माइनस IG। तो धारा का वितरण बिंदु B के ऊपर किस प्रकार से होता है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब कुंजी K1 में पलक लगाते हैं तो सेल E से धारा बहनी चालू हो जाती है। यह धारा बिंदु A पर पहुंचकर दो भागों I1 तथा I2 में विभाजित हो जाती है। यह धारा I1 तथा I2 दो भागों में विभाजित हो जाती है। I1 धारा बिंदु B पर पुनः दो भागों में विभाजित होती है और धारा का वितरण किस प्रकार से होता है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो I1 धारा बिंदु B पर दो भागों में विभाजित होती है। अतः बिंदु B पर
अतः बिंदु B पर धारा का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। धारा का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। ये जो बिंदु B है, इस बिंदु B पर धारा का वितरण है वो तीन प्रकार से हो सकता है। इसमें जो पहला प्रकार है वो है यदि बिंदु B का विभव है अगर बिंदु D के विभव से ज़्यादा हो। ये जो बिंदु B है इसका विभव बिंदु D के विभव से अगर ज़्यादा हो तो क्या कंडीशन आएगी। तो उस स्थिति में देखना क्या होगा कि जो धारा गैल्वेनोमीटर में जाएगी, धारा मापी में जाएगी, तो ये धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न करेगी। विक्षेप का मतलब ये है कि जैसे ये धारा इस धारा मापी में जाएगी गैल्वेनोमीटर में, तो ये इस प्रकार से लगे होते हैं 1 2 3, यहाँ पर है 0 1 2 3 1 2 3। तो धारामापी में जैसे ये धारा जाएगी तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि ये जो अपनी ये धारामापी की जो सुई है ये इस साइड या फिर इस साइड एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगी और जो बिंदु D के ऊपर धारा का कोई बंटवारा यहाँ पर नहीं होगा। तो इस स्थिति के अंदर VB ग्रेटर देन VD है, यानी कि विभव VB ज़्यादा है VD से, तो क्या हो जाएगा कि धारा IG है वो गैल्वेनोमीटर में से जाएगी और शेष धारा प्रतिरोध Q में से प्रवाहित हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में धारा I1 या फिर धारा IJ मान सकते हैं। धारा I1 गैल्वेनोमीटर, धारा I1 धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न करेगी तथा बिंदु D पर कोई धारा का बंटवारा नहीं होगा तथा बिंदु D पर धारा का विभाजन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर VB का विभव, क्योंकि धारा बह रही है तो विभव तो आएगा, VB का विभव अगर VD से अधिक है तो जो धारा गैल्वेनोमीटर में जा रही है उस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण बिंदु D के ऊपर धारा नहीं पहुंचेगी, धारा में कोई विभाजन नहीं होगा तथा शेष धारा है वो प्रतिरोध Q में से चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तथा शेष धारा प्रतिरोध से गुजर जाएगी। शेष धारा प्रतिरोध से गुजर जाएगी। तो एक कंडीशन है अपनी ये हो सकती है, जबकि दूसरी कंडीशन है वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि VD का विभव ज़्यादा हो VB के विभव से, अगर VD का विभव VB के विभव से ज़्यादा हो तो याद रखना बिंदु B के ऊपर धारा का विभाजन नहीं होगा। तो इस स्थिति में बिंदु B पर धारा का विभाजन नहीं होगा तथा धारामापी में विक्षेप विपरीत और प्राप्त होगा तथा धारामापी में विक्षेप विपरीत और प्राप्त होगा तथा शेष धारा प्रतिरोध S में से प्रवाहित हो जाएगी तथा शेष धारा प्रतिरोध S में से प्रवाहित हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन तो इसमें ये हो सकती हैं। अब तीसरी कंडीशन करेंगे, यदि बिंदु B और D के बीच का जो विभव है वो दोनों का अगर समान हो तो धारा का विभाजन किस प्रकार से होगा वो अब हम यहाँ पर देखेंगे।
तो पहली कंडीशन हमने ये ली थी कि VB ग्रेटर देन VD हो। तो इस स्थिति में धारा I1 है, ये जो धारा I1 है, तो कुछ धारा तो चली जाएगी धारामापी में, जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जो धारामापी की जो सुई है वो एक साइड में गिर जाएगी या एक साइड में चली जाएगी, और जो शेष धारा है वो प्रतिरोध Q में से प्रवाहित हो जाएगी, जबकि बिंदु D के ऊपर धारा का विभाजन इस स्थिति में नहीं होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, यदि बिंदु D का विभव B के विभव से ज्यादा हो, तो D का विभव अगर B के विभव से ज्यादा है तो बिंदु B के ऊपर धारा का विभाजन नहीं होगा, और जो विक्षेप है वो धारामापी के विपरीत दिशा में होगा, और जो शेष धारा रह जाएगी वो प्रतिरोध S में से प्रवाहित हो जाएगी। अब हम तीसरी कंडीशन करेंगे, जब बिंदु B और D दोनों का विभव अगर समान हो। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम जो इसकी तीसरी कंडीशन है वो करते हैं। अब देखना तीसरी कंडीशन में हम इसके फॉर्मूले की स्थापना कर देंगे कि किस प्रकार से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आपको कंप्लीट काम यहाँ पर लिख के आना पड़ेगा, इसकी बनावट लिख के आनी पड़ेगी, इसकी जो आपको रचना बताई गई थी, इसका सिद्धांत है जो अभी अभी लिख रहे हैं हम, वो सिद्धांत आपको लिख के आना पड़ेगा, तब जाके अपना टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। इसमें ये धारा आई थी। अब देखना इसमें हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, यदि VB बराबर VD हो, यानी कि बिंदु B और D दोनों का विभव समान हो, तो इस स्थिति में कोई धारा इसमें से नहीं बहेगी। इस स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर है धारामापी है, इसमें विक्षेप वो शून्य प्राप्त होगा, जिससे हम व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति जिसको हम कहते हैं, संतुलन स्थिति कहते हैं। तो VD अगर VB वो VD के बराबर में आ जाए तो इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि इस स्थिति में IG का मान कितना होगा, 0 होगा, और इसको हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप वो शून्य हो जाएगा अब की बार, यानी कि अब की बार जो गैल्वेनोमीटर था तो ये जो सुई है जैसे ही विभव समान होगा ये सुई किसके ऊपर आ जाएगी, 0 के ऊपर आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं विक्षेप की संतुलन की स्थिति। तो VB बराबर कितना आ गया है, VD आ गया है, जिसको हम बोलते हैं धारामापी या फिर व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति। यानी कि अपने पास है VB बराबर VD, यानी कि बिंदु B और D दोनों का विभव है समान, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। अब देखना ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो I कितना है, I1, और R प्रतिरोध है P, तो I1P बराबर I2R, I2R, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर R बटा P। हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि दोनों का विभव समान है, ये संतुलन की स्थिति आ गई है, यानी कि इस स्थिति के अंदर जो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो IG इक्वल टू 0, जिसे हम व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो VB बराबर है अपने पास VD, या ये वो है विभव, यानी कि विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर। तो VA माइनस VB और VA माइनस VD, इतना काम किया है। तो I1 I2 बटे R बटा P, ये हमने लिखा है ओम के नियम से, क्योंकि ओम का नियम विभव होता है V बराबर IR, यानी कि धारा इंटू में प्रतिरोध है। तो धारा कितनी है, I1, और प्रतिरोध है P। इसके अंदर देखेंगे धारा कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है R। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ओम के नियम के द्वारा लिखी है। ये तो समीकरण नंबर हमारा 1 आ गया है। अब देखना आगे क्या करेंगे। इसी प्रकार से हम इसके लिए करेंगे, ये जो धारा प्रतिरोध में Q और प्रतिरोध S में से जा रही है, उसके लिए देखना क्या करेंगे। I1 माइनस IG ओम के नियम से चल रहा है, V बराबर IR, I का मान कितना है, I1 माइनस IG इंटू प्रतिरोध का मान कितना है, Q बराबर I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, और जो प्रतिरोध है वो क्या है, S। तो ये लिख दिया है यहाँ पर S।
अब हमें पता है Ig का मान कितना होगा संतुलन की स्थिति में 0। तो इस समीकरण में हम Ig बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हमारे पास में कितना आएगा, I1Q बराबर I2S, या फिर हम इसको I1 बटे I2 करेंगे तो अपने पास आएगा S/Q। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर भी I1 बटे I2 है और यहाँ पर भी I1 बटे I2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तुलना करके, R बटे P बराबर S/Q, S/Q। ये बात हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं RQ इक्वल टू S इंटू में P। यहाँ से अगर हम R बराबर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, S/Q इंटू में P। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं PQRS। यानी कि ये जो स्थिति है ये अपनी संतुलन की स्थिति जिसको बोलते हैं। इस स्थिति के अंदर जो अपना व्हीटस्टोन सेतु होगा वो संतुलित होगा, यानी कि Ig का मान इसमें 0 होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिले, इस प्रकार से दिया हुआ मिले, तो हम इस जो Ig है इस धारा को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यानी कि जो बीच में जो K2 और जो Ig लगा हुआ है इसको हम न के बराबर मानेंगे, यानी कि ये इस व्हीटस्टोन के अंदर कोई काम में नहीं देगा, क्योंकि Ig का मान ही 0 हो गया है। अगर Ig का मान 0 है तो हमें पता है विद्युत धारा ही 0 आ गई है, तो प्रतिरोध है वो कैसे निकालेंगे। तो ये इसको हम हटा सकते हैं। तो जो अज्ञात प्रतिरोध अगर हमें R का मान निकालना हो और ये 3 मान दिए हुए हों तो हम आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ही है। अब देखना इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं किस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल है वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो अपना व्हीटस्टोन सेतु है, ये जो तीसरी कंडीशन में इसके विभव आई का समान, तो विभव समान है तो Ig इक्वल टू 0, यानी कि कोई धारा इसमें नहीं बहेगी गैल्वेनोमीटर में, तो Vb बराबर 0। इसको हम ओम के नियम से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करके P/Q बराबर R बटे S, या फिर R बराबर हम करेंगे S/Q इक्वल टू में P। ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर 3 मान हमें दिए हुए हैं, अगर इसका मान दिया है, P का मान दिया है, Q का मान दिया है और R का मान दिया है, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा S का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक था व्हीटस्टोन सेतु। ये टॉपिक आपको कंप्लीट बता दिया गया है। ये स्टार्ट हमने किया था ये 1842 में। एक प्रोफेसर था इंग्लैंड का CF व्हीटस्टोन, उसके द्वारा दिया गया था। उसने 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक गैल्वेनोमीटर को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था ये परिपथ के रूप में। उसी परिपथ को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। और इसमें विकिरण A और C के बीच में एक सेल कुंजी K1 और जो विकिरण BD है उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी और कुंजी K2 लगी हुई होती है। इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू S/Q इक्वल टू में P, या P/Q बराबर R बटे S। अच्छे तरीके से देख लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।